नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न और आंसर्स की, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस सीरीज में प्रबंधन की, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था वो वादा पूरा करता हूं मैं, और आपका बहुत स्वागत है पन्ना कंपटीशन क्लासेस में। पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक कर्मचारी का केवल एक ही मालिक होना चाहिए, इस सिद्धांत को कहा जाता है ना। वन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। पहला विभागीकरण या डिवीजन करना, दूसरा होता है आदेश की एकता या इसी को बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा है अधिष्ठ संबंध और चौथा है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए। यदि एट ए टाइम एक कर्मचारी को एक से ज्यादा बॉसेस यदि ऑर्डर देंगे तो वो कर्मचारी बेचारा धर्म संकट में फंस जाएगा कि कैसे अब मैं किसकी बात को पूरा करूं, है ना। तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए, कर्मचारियों को यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। आप बताएं, ये फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल में मैंने आपको पढ़ाया है, डैड यू टाई सुक्रोज करके एक कोडिंग बनाई है इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहा जाता है। ठीक है, इन अ डेफिनेट ड्यूरेशन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज द मॉनेटरी टर्म्स, है ना, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी है दोनों और डी है नोटा, नन ऑफ दी अबव। तो आप सोचकर बताइए कि किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे इसको सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आपको जीडीपी और जीएनपी में फर्क मालूम होना चाहिए। जो अगर जैसे ये भारत है मान लीजिए, तो ये भारत है जी, आपका अपना भारत है ये। तो इस भारत की सीमा के अंदर साल भर के अंदर, सपोज एक निश्चित अवधि है साल भर, तो इस भारत की सीमा के अंदर साल भर में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य, भले ही भारत के अंदर वो भारत की कंपनी उत्पादित कर रही हो, चाहे विदेशी कंपनी उत्पादित कर रही हो या विदेशी व्यक्ति उत्पादित कर रहा हो, लेकिन भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो देशी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो। तो सीमा के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और भारत के नागरिक, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर, जहां पे भी जितना उत्पादन कर रहे हैं भारत के नागरिक या नागरिकता भारत की है यदि उसकी, और भारत के बाहर भी उत्पादन कर रहा है तो वो कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनैलिटी का मतलब होता है नागरिकता। तो भारत का नागरिक है, भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो। ठीक है, तो समझ में, आपको डिफरेंस समझ में आया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत की सीमा के अंदर चाहे देशी आदमी हो चाहे विदेशी, टोटल उत्पादन उसका। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, लेकिन भारत की नागरिकता वाला आदमी कितना उत्पादन कर रहा है वो जीएनपी कहलाता है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैस्लोज नीड हियरार्की थ्योरीज एलिमेंट। फर्स्ट है नियंत्रण, दैट इज कंट्रोलिंग, बी है शारीरिक, दैट इज फिजिकल नीड, सी है सुरक्षा, दैट इज सिक्योरिटी नीड, और डी है स्वयं वास्तविकीकरण या इसी को बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों, इसका आंसर सोचिए आप, मैस्लोज नीड हियरार्की थ्योरी, है ना, मोटिवेशन का सिद्धांत है मैस्लोज की नीड हियरार्की थ्योरी। इसमें 5 क्रम होते हैं नीचे से ऊपर की ओर, और सबसे लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्वयं वास्तविकीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। तो आंसर है मैस्लोज की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का भाग नहीं है, दैट इज नियंत्रण या कंट्रोलिंग भाग नहीं है ना। मैस्लोज की नीड हियरार्की थ्योरी में 5 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है शारीरिक सुरक्षा, दूसरा है जॉब सिक्योरिटी, जॉब से रिलेटेड सुरक्षा, संपत्ति से रिलेटेड सुरक्षा, तीसरी होती है सामाजिक सुरक्षा, चौथी होती है सेल्फ एस्टीम जो आपका स्वाभिमान होता है वो, और पांचवा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जब आप सब कुछ पा लेते हैं तो फिर आप समाज के लिए कुछ करने लगते हैं, अपने कल्याण के लिए और उस लोक
के लिए कुछ करने लगते हैं जिस लोक में आपको मरने के बाद जाना है। तो है ना, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 5 नीड्स हैं। जो कलाकार होते हैं वो इसके उल्टे चलते हैं। कलाकार को खाना रोटी वगैरह ना भी मिले तो लेकिन उसको अपनी कला का सम्मान चाहिए, उसकी पीठ थपथपाने वाला कोई चाहिए। तो कलाकार हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए या तो वो बहुत बड़े फेलियर होते हैं या बहुत बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो आंसर है नियंत्रण भाग नहीं है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकों में बचत खाते की तुलना में चालू खाते की क्या विशेषता है? ठीक है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दोनों की तुलना की जाएगा तो इन कंपैरिजन ऑफ सेविंग्स अकाउंट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट अकाउंट, बचत खाते की तुलना में चालू खाते की क्या विशेषता है? पहला है उच्च ब्याज, दूसरा है केवाईसी नो योर कस्टमर, केवाईसी मानदंड की आवश्यकता नहीं, तीसरा है संयुक्त खाता खोला जा सकता है और चौथा है लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं। सोचिए दोस्तों, है ना। तो चालू खाता में उच्च ब्याज नहीं मिलता बचत खाते की, सेविंग्स अकाउंट में 4% है, चालू खाते में कोई ब्याज नहीं होता। ठीक है, करंट अकाउंट जो बिजनेस संस्थान होते हैं उनके लिए चालू खाता होता है। केवाईसी मानदंड की आवश्यकता इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। संयुक्त खाता खोला जा सकता है, इसमें भी खोला जाता है, इसमें भी खोला जा सकता है। लेन देन पर कोई प्रतिबंध बचत खाते में होता है, लेकिन लेन देन पर कोई प्रतिबंध चालू खाते में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज डी, लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक राजस्व व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जानते हैं। लोक राजस्व, पब्लिक अकाउंट्स या पब्लिक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और ऋण लेना मतलब डेब्ट लेना। ऋण से संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जानते हैं। पहला है बजटीय सुधार, दैट इज बजट रिफॉर्म्स, दूसरा है केंद्रीय बजट सेंट्रल बजट, तीसरा है राजकोषीय बजट और चौथा है राजकोषीय नीति। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के आय, राजस्व मतलब आय और व्यय, अगर सरकार का जो हिसाब किताब होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप आंसर बताइएगा इसका? बजटीय सुधार, केंद्रीय बजट, राजकोषीय बजट या राजकोषीय नीति, है ना। बजटीय रिफॉर्म्स, सेंट्रल बजट, फिस्कल बजट, फिस्कल पॉलिसी। तो आंसर इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का आपका फुल फॉर्म बताया था मैंने, फाइनेंशियल ईयर, तो फिस्कल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय बजट या राजस्व का आना और उसका व्यय होना, उससे संबंधित नीतियां कौन जारी करती है? सरकार जारी करती है। जबकि मुद्रा से संबंधित नीति या मुद्रा नीति जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी करता है वो आरबीआई करता है। मुद्रा से संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई जारी करता है, और राजकोष से संबंधित जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको जारी करती है सरकार। राजकोषीय नीति का मतलब है राजस्व का आना और जाने का हिसाब किताब रखना। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। अब बताइए मुझे, जो केंद्रीय बजट आता है वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है? दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि तथा ब्याज अदा करने का वचन देता है। ठीक है, एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को, जो होल्डर होता है, एक सर्टिफिकेट का जो होल्डर होता है, उसको जो मैच्योरिंग पीरियड होता है, उस मैच्योरिंग पीरियड पर जो उसको जो अमाउंट होता है, जो स्पेसिफिक अमाउंट होता है वो, और उस पर इंटरेस्ट देने का ओथ लेता है या वचन देता है। तो पहला है साख प्रमाण पत्र, दैट इज गुडविल सर्टिफिकेट, दूसरा है बंध या बॉन्ड, तीसरा है आवधिक कर्ज, है ना, एक फिक्स्ड टाइम के लिए लिया गया ऋण या कर्ज, है ना, और चौथा है स्टॉक या शेयर्स। तो इसका सही आंसर बताइए कि एक ऐसा पेपर, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो धारक को उसकी मैच्योरिटी होने पर मूलधन भी वापस करता है, साथ में इंटरेस्ट भी देता है, वो क्या कहलाता है? मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, इसको बोलते हैं, द फाइनल आंसर इज, प्रयास करिए आप, नहीं तो
पन्ना कंपटीशन क्लासेस का जो अपना यूट्यूब में लेक्चर की सीरीज़ है, 63 लेक्चर्स की कुल सीरीज़ है, उसे अच्छे से पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और दूसरे ढंग से भी समझाऊंगा चीज़ें। इसका आंसर हो जाएगा बॉन्ड। क्या हो जाएगा आंसर? बॉन्ड। ठीक है, इसी में मैंने आपको समझाया था जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? देखिएगा लेक्चर में जाके। ठीक है, लास्ट 61, 62, 63 लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। 61वें, 62वें और 63वें लेक्चर में आपको जीरो कूपन बॉन्ड मिल जाएंगे पन्ना कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अब दोस्तों बारी है आज के लेसन ऑफ द डे की। ठीक है, लेसन ऑफ द डे के लिए मुझे आपसे पूछना है कि लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, है ना? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सप्लाई चेन। देश में एट ए टाइम, अभी आप सोच लें, इस समय जब मैं पढ़ा रहा हूं तो देश में लगभग 5 लाख ट्रक या तो किसी रोड पे दौड़ रहे हैं या किसी ढाबे पे खड़े हैं, ऑन रोड हैं 5 लाख ट्रक। तो 5 लाख ट्रक जो है देश के अलग अलग भागों से अलग अलग भागों की तरफ अलग अलग प्रकार के कच्चा माल, तैयार माल का सप्लाई कर रहे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, और ये कहलाता है लॉजिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी होगी HCL लॉजिस्टिक्स, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है HCL लॉजिस्टिक्स। आप अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मोटरसाइकिल या कार से चलते हैं तो रोड पे चलने वाले बड़े बड़े ट्रक, लोडिंग ट्रकों पे आप देखिएगा क्या लिखा रहता है, तो आपको मिलेगा अलग अलग कंपनियों के नाम HCL लॉजिस्टिक्स। तो सप्लाई चेन इस देश की रीढ़ है और जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज पहला लेक्चर था, आगे और जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं वो आप हमें बताइएगा और हम इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाएंगे और आपके लिए सब कुछ अच्छा हो इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू।